हमारा पढ़ने का क्रम कैसे रहेगा। मैं आप लोगों को 3 यूनिट कवर करवाऊंगा, यूनिट 5A, 6 और 10। इन तीनों यूनिट को हम लोगों ने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी के अंदर हम भारत का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे, संविधान सभा व स्रोत, प्रस्तावना, संविधान के प्रमुख भाग, अनुच्छेद व अनुसूचियां और आखिरी में संविधान संशोधन। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि हमारे एमपीपीएससी के प्री के सिलेबस में केवल 1919 और 1935 का अधिनियम दिया है, तो फिर हम 1773 से लेकर 1947 तक पूरा क्यों पढ़ रहे हैं। बेशक आपके पॉलिटी के अंदर 1919 और 1935 दिया है, लेकिन आधुनिक इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर इन चीजों को पढ़ना होता है, पूरा 1773 से लेकर 1947 तक। तो इस बहाने आपका आधुनिक भारत में ये वाला विषय भी तैयार हो जाएगा। और दूसरा, क्या एमपीपीएससी ने कोई रूल बनाया है कि जो मैंने सिलेबस में दिया है वही पूछूंगा? तो नहीं, एमपीपीएससी के पास पूरा अधिकार है कि जो सिलेबस में नहीं भी दिया उससे भी पूछ सकता। तो इसलिए हम पूरा 1773 से 1947 तक पढ़ेंगे। दूसरी स्टेज के अंदर हम फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों को पढ़ेंगे। तीसरी स्टेज थोड़ी बड़ी होगी, वहां पर हम कार्यपालिका, भारत के संदर्भ में भी और मध्य प्रदेश के संदर्भ में यानी 5A के रूप में। एक मिनट, देखिए कई बार ना आपको ना तो मैं नजर आऊंगा ना ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। उसका कारण ये होता है कि कई बार कोई क्लास में ज्वाइन करने के लिए जब एंट्री लेता है तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बंद करना पड़ता है। तब ऐसी परिस्थिति में ना आपको पीपीटी नजर आती ना ही मेरी फोटो, मतलब मैं। चलो वापिस आते हैं। उसके बाद हम कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और स्थानीय शासन यानी लोकल गवर्नमेंट, इसे भारत के संदर्भ में भी पढ़ेंगे और मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी पढ़ेंगे। और आखिरी विषय है आयोग, यूनिट 10। हालांकि आयोग के सभी लेक्चर मैंने यूट्यूब पर अपने चैनल पर अपलोड भी कर दिए हैं। आप में से काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी एडमिशन नहीं लिया है। अगर वो केवल आयोग पढ़ने के लिए इस बैच को ज्वाइन कर रहे हैं तो आवश्यकता नहीं है, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसे पढ़ सकते हैं। ठीक, हालांकि हम अपने सिलेबस में इतना कवर करेंगे। मेरा यह अनुमान है कि इस बार एमपीपीएससी प्री 2020 में लगभग 15 से 20 सवाल आपको इस सिलेबस से मिलेंगे। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं अपना पहला विषय, भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत के संवैधानिक विकास में हमें कहां से कहां तक पढ़ना है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 तक। भारत के संवैधानिक विकास को 2 भागों में बांटा जाता है। एक को हम कहते हैं कंपनी का शासन। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ठीक, कंपनी का शासन, कंपनी के शासन से तात्पर्य यहां ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका शासन 1773 से लेकर 1857 तक रहा। क्योंकि आप जानते हैं कि 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश ताज का शासन शुरू हुआ। यहां ताज का मतलब है ब्रिटेन की सरकार का शासन, और ब्रिटेन की सरकार का मुखिया हुआ करता था वहां की महारानी, इसलिए कहा गया है ताज का शासन, जो कि हम 1858 से 1947 तक पढ़े। लेकिन संवैधानिक विकास को पढ़ने से पहले कुछ आधारभूत जानकारी है, बेसिक कंसेप्ट, जो हमें पढ़ना और समझना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि एग्जाम में वहां से सवाल आएगा, लेकिन उसको समझे बिना
हम लोग भारत का संवैधानिक विकास नहीं पढ़ सकते। ठीक, तो शुरू करते हैं हम लोग। यार बार बार कोई आ रहा है जिसके कारण पीपीटी बंद करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कंपनी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि ब्रिटेन के अंदर, यह बात है उस समय की सितंबर 1599, 1599, यानी लंदन के अंदर, लंदन में कुछ व्यापारी इकट्ठा हो रहे हैं। लंदन के कुछ व्यापारी जिनका नाम रखा गया था मर्चेंट एडवेंचर्स, वो लोग लंदन में इकट्ठे हुए। कब इकट्ठे हुए? 1599 में सितंबर में। और उसकी अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मेयर। लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में लंदन के व्यापारी इकट्ठे हुए और एक सभा का आयोजन किया। हालांकि सभा का उद्देश्य क्या था? भारत और भारत के पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना। देखिए, लंदन के अंदर, ब्रिटेन के लंदन के अंदर लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में कुछ व्यापारी इकट्ठा हो रहे हैं और उनका उद्देश्य क्या है? भारत और भारत के पूर्व में पड़ने वाले देशों के साथ व्यापार करना। और उन्होंने उसी सभा में 1599 में एक कंपनी का गठन किया। कंपनी का नाम है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज, जिसे आप लोग ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में हुई। तो दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज। इसके अंदर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह कंपनी का नाम 1599 से लेकर 1833 तक इसे इसी नाम से पुकारा जाता था। 1833 के चार्टर एक्ट में इस कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाने लगा। लेकिन हम क्या कहते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन याद रखिए और ध्यान रखिएगा, 1599 में जो कंपनी बनी उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। उसका नाम यह था जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस कंपनी का नाम 1833 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी किया गया। अब इस कंपनी ने क्या किया? उस समय इंग्लैंड की महारानी हुआ करती थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। और ये जो कंपनी है, इसने उस महारानी से 31 दिसंबर 1600 को 15 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एकाधिकार का अधिकार प्राप्त किया। एकाधिकार का मतलब होता है कि ये जो कंपनी है, जिसे हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, ये 15 वर्षों के लिए भारत के साथ और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करेगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर ब्रिटेन की किसी भी अन्य कंपनी को भारत के साथ या पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार नहीं होगा। केवल एकमात्र अधिकार किसको था? ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज। यहां पर एक स्टार का निशान इसलिए बना है क्योंकि इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया। ठीक, तो ये 3 बातें हैं, याद रखिए। मैं आप लोगों को एग्जाम के लिए क्या चीजें करनी है वो मैं आप लोगों को नोटबुक में लिखवाऊंगा। जब तक मैं समझा रहा हूं आप लोग उसे समझिए। अगर आप खुद लिखना चाहते हैं अपने मन से तो आप लिख सकते हैं, लेकिन जहां पर जरूरत होगी एमपीपीएससी के प्री एग्जाम 2020-21 के लिए, वो तथ्य एग्जाम के लिए जो रेलेवेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसे मैं आप लोगों को आपकी नोटबुक में नोट डाउन करवाऊंगा। इसलिए अपनी नोटबुक और पेन अपने पास रखिए। ठीक, तो अब अभी आप स्क्रीन पर नाम देख पा रहे हैं, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज, और ब्रैकेट में लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, कंपनी का यह नाम 1833 तक कायम रहा।
1833 के चार्टर के द्वारा इसका नाम किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। एमपीपीएससी में संभावना बहुत कम है, यूपीएससी के एग्जाम में या उत्तर प्रदेश के एग्जाम में संभावना बनती है कि कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कब किया गया, तो कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया। कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1599 में। 1599 से लेकर 1833 तक इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज था। 1833 में इसका नाम किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। अब कुछ चीजें जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो सकती हैं। ब्रिटेन की ही 3 अन्य कंपनियां थी। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, इसके अलावा ब्रिटेन में 3 और कंपनी थी। एक का नाम है न्यू कंपनी, दूसरे का नाम है जनरल सोसाइटी और तीसरे का नाम है इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। महारानी एलिजाबेथ ने क्या कहा था कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार होगा, किसी अन्य कंपनी को नहीं। लेकिन इसके बावजूद ये 3 कंपनियां, न्यू कंपनी, जनरल सोसाइटी, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, ये कंपनियां भी भारत के साथ और पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर रही थी। एक सवाल बनता है कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटेन की कंपनियों का विलय ईस्ट इंडिया कंपनी में कर दिया गया? तो ये 3 कंपनियां हैं जो पहले भारत के साथ व्यापार कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार होने के बावजूद, लेकिन बाद में इन कंपनियों को ईस्ट इंडिया कंपनी में ही समाहित कर दिया गया। तो इन 3 कंपनियों के नाम याद रखिएगा, न्यू कंपनी, जनरल सोसाइटी, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। ये तीनों कंपनियों को ईस्ट इंडिया कंपनी में ही मर्ज कर दिया गया, समाहित कर दिया गया। एक शब्द आता है दस्तांज। कंपनी के एकाधिकार के बावजूद अनेक अंग्रेज एशिया के साथ व्यापार कर रहे थे। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार होने के बावजूद अनेक ब्रिटेन की कंपनियां अंग्रेज एशिया के साथ व्यापार कर रहे थे और वो अपने आप को क्या कहते थे? स्वतंत्र सौदागर। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कहती थी? ईस्ट इंडिया कहती थी कंपनी उन्हें दस्तांज। और वो लोग कौन थे? न्यू कंपनी, जनरल सोसाइटी, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार होने के बावजूद भारत के साथ, एशिया के साथ व्यापार कर रहे थे। हालांकि बाद में इन तीनों कंपनियों को ईस्ट इंडिया कंपनी में मर्ज कर दिया गया, लेकिन ये शब्द याद रखिएगा, दस्तांज। ठीक। अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन। देखिए, अभी आप लोगों को शायद थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, हम मुद्दे पर क्यों नहीं आ रहे। हम इन चीजों को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जब आप लोग रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 तक पढ़ें तो बीच बीच में बहुत सारी चीजें आएंगी, तो वो आपको कंफ्यूज ना करें, सिर्फ इसलिए। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन 2 जगह चलता था, एक ब्रिटेन में और दूसरा भारत में। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी कहां की कंपनी थी? ब्रिटेन की कंपनी थी। व्यापार कहां करती थी? भारत में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे या ईस्ट इंडिया कंपनी जिनकी थी, उनके कुछ अधिकारी ब्रिटेन में रहते थे और कुछ अधिकारी भारत में रहते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन ब्रिटेन में भी था और भारत में भी था। एक उदाहरण से समझो, हमारे यहां मान लीजिए कि रिलायंस जो कंपनी है, रिलायंस कंपनी के मालिक कौन है? मुकेश अंबानी। कंपनी कहां की है? भारत की। मान लीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्री, मुकेश अंबानी व्यापार करने के लिए अफ्रीका के किसी देश में जाते हैं। मान लीजिए कि मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, जो कि भारत की कंपनी है, वो व्यापार करने के लिए अफ्रीका में जाती है। तो यह संभव नहीं है कि
उस कंपनी के कुछ कर्मचारी अफ्रीका में होंगे और कुछ कर्मचारी भारत में होंगे। तो उसी प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मैनेजमेंट था, प्रशासन था, या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो ब्रिटेन में भी रहते थे और भारत में भी रहते थे। ब्रिटेन में उन्हें क्या कहा जाता था? सीओपी यानी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, और सीओडी कोड ऑफ डायरेक्टर्स यानी संचालक मंडल और निर्देशक मंडल। अब ये क्या है, इसमें हम आगे समझेंगे कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में क्या अंतर। और भारत में कौन होता था? भारत में होते थे गवर्नर, बाद में उसे कहा जाने लगा गवर्नर जनरल, बाद में उसे कहा जाने लगा वायसराय। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन ब्रिटेन में भी था और भारत में भी था। हम इसे भारत के संदर्भ में ही पढ़ेंगे, हमें भारत के संदर्भ में ही इसे समझना है। लेकिन याद रखिए, बार बार आपके एक्ट में सीओडी आएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ब्रिटेन के अंदर जो संस्थाएं काम संभालती थी उसे सीओपी और सीओडी कहा जाता था। अब ये क्या है देखिए, ये जो बड़ा सर्कल है इसमें नाम लिखा गया है शेयर होल्डर्स। ये जो ब्लू सर्कल है इसमें लिखा गया है सीओपी, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, और जो येलो सर्कल है उसमें लिखा गया है सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए, जब कोई कंपनी बनती है तो कंपनी के अंदर जो पैसा लगाया जाता है कुछ तो कंपनी के मालिक ही लगाते हैं। अगर कंपनी के पास पैसा कम पड़ रहा है तो कंपनी क्या करती है? अपने शेयर को बेचती है। जैसे जो लोग सेंसेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, शेयर को खरीदते बेचते हैं। शेयर का मतलब होता है अंश। जैसे मान लीजिए कि आपने एसबीआई के शेयर खरीद लिए, इसका मतलब एसबीआई के अंदर आपकी भी भागीदारी है। हो सकता है 10 रुपए का शेयर हो, 100 रुपए का शेयर हो, 1000 रुपए का शेयर हो। शेयर का मतलब होता है अंशधारिता। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बहुत सारे शेयर होल्डर से मिलकर बनी थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बहुत सारे शेयर होल्डर थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर्स को, अंश को खरीदा था। इन शेयर होल्डर में से जिनके पास ज्यादा मात्रा में शेयर थे, यानी मान लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कुल 1000 शेयर हैं, 1000 में से मतलब 1000 में से ज्यादातर शेयर 100 लोगों के पास है, तो उनको कहा जाता था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। यानी दोबारा से समझिए कि कंपनी है, उस कंपनी में कुछ मालिक हैं, बाकी आम लोगों की भागीदारी है। यानी उस कंपनी के कुछ लोगों ने शेयर खरीदे हैं, तो उनको कहा जाएगा शेयर होल्डर्स। अब इन शेयर होल्डर में से जिसके पास ज्यादा मात्रा में शेयर होंगे उन्हें कहा जाएगा सीओपी, यानी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, जिनके पास शेयर हैं लेकिन ज्यादा मात्रा में। अब ये कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स क्या करेगा? अपने में से कुछ लोगों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाएगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को हिंदी में कहते हैं निदेशक मंडल, या फिर आप कह लीजिए कि संचालक मंडल। तो सबसे पहली बात, कंपनी के शेयर होल्डर्स को कहा जाएगा, जिसके पास कंपनी के कुछ शेयर हैं उन्हें कहा जाता है शेयर होल्डर्स। इन शेयर होल्डर्स में से जिनके पास ज्यादा मात्रा में शेयर होंगे उन्हें कहा जाएगा कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। और ये कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर अपने में से कुछ लोगों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के रूप में चुनेंगे, जो कि कुल हुआ करते थे 1+24, 25 लोग। एक डायरेक्टर हुआ करता था, 24 मेंबर हुआ करते थे। यानी शेयर होल्डर में से चुने जाएंगे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में से चुने जाएंगे सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही आपको याद रखना है, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही ब्रिटेन में कंपनी का शासन संभालते थे। दोबारा से, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन 2 जगह होता था, ब्रिटेन में और भारत में। ब्रिटेन में कौन देखता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। भारत में कौन देखते थे? गवर्नर, गवर्नर जनरल या फिर वायसराय। ठीक। अब हमको पढ़ना है 1773।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1599 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार कब मिला? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम से। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो केवल व्यापार करने के ही उद्देश्य से आई थी। व्यापार करती थी, वस्तुओं को खरीदती थी भारत से और ब्रिटेन में ले जाकर बेचती थी और मुनाफा कमाती थी। लेकिन क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी। उन्होंने देखा कि भारत में तो बहुत पैसा है। उन्होंने सोचा क्यों ना अब हम व्यापार करने के साथ साथ भारत पर अधिकार जमा लें। तो उन्होंने दो मुख्य युद्ध लड़े। एक था प्लासी का युद्ध जो 1753 में हुआ और दूसरा था बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ। अब ये दो युद्ध क्या है, ये आप इतिहास में पढ़िएगा। बक्सर के युद्ध का एक परिणाम था। सर प्लासी का युद्ध तो 1757 में हुआ था ना? 1757, गलत लिखा गया ये, चलो कोई बात नहीं, टाइपिंग में गलत हो जाता है। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। और बक्सर के युद्ध का जो परिणाम हमारे सामने आया वो था द्वैध शासन। और इस द्वैध शासन से ही हमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तक पहुंचना है। ठीक, इसको मैं ठीक कर लेता हूं, चलो बाद में करता हूं। ठीक, तो अब समझना है कि बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था क्या थी। सबसे पहली बात कि बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में और बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था शुरू हुई 1765 में। दो चीजें याद रखिए। पहला, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था शुरू करने वाला व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट क्लाइव, जो कि बंगाल का पहला गवर्नर माना जाता है। हालांकि याद रखिए, जब बक्सर का युद्ध हुआ उस समय बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव नहीं था, लेकिन जब बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई उस समय भारत का यानी बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। और रॉबर्ट क्लाइव ने ही बंगाल में द्वैध शासन को शुरू किया था। और बंगाल में द्वैध शासन समाप्त कब हुआ? 1772। और इसे समाप्त करने वाला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। अब द्वैध शासन व्यवस्था होती क्या है? द्वैध शासन का अर्थ होता है दोहरी नीति, या फिर आप कह लीजिए कि दोहरा शासन। जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं, जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं तब उसे कहा जाता है द्वैध शासन। द्वैध का मतलब दोहरा, दोहरे का मतलब दो लोग। जब दो लोग एक साथ संचालन करते हैं उसे कहा जाता है द्वैध शासन व्यवस्था। दूसरी बात, द्वैध शासन के सिद्धांत का उपयोग जिसने किया उस व्यक्ति का नाम था लियोनिल कार्टिस। उनकी पुस्तक का नाम था डायरकी। डायरकी को ही हिंदी में कहते हैं द्वैध शासन। याद रखिएगा, डायरकी को ही हिंदी में कहते हैं द्वैध शासन। यह किसकी किताब थी? लियोनिल कार्टिस की। और इन्हें ही द्वैध शासन का जनक भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पहली बार इस सिद्धांत को दिया था। देखिए, बंगाल में द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। द्वैध शासन को बंगाल से समाप्त किसने किया? तो याद रखिए 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने किया। और इसी के बीच में एक याद रखिए, के.एम. पणिकर, इन्होंने 1765 से लेकर 1772 इस समय को कहा डाकुओं का काल, क्योंकि अंग्रेजों ने खूब लूट मचाई। और केवल अंग्रेजों ने नहीं, बल्कि जो लोग बंगाल, बिहार, उड़ीसा के काम संभालते थे उन्होंने भी भारत को खूब लूटा। ना केवल अंग्रेजों ने बल्कि भारतीयों ने भी। इसलिए के.एम. पणिकर 1765 से लेकर 1772 के समय को कहते हैं डाकुओं का काल। द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव, समाप्त करने वाला व्यक्ति वॉरेन हेस्टिंग। अब बंगाल में द्वैध शासन था क्या? रॉबर्ट क्लाइव इन्होंने शुरू किया। देखिए, बंगाल में द्वैध शासन का मतलब है कि जो कार्य थे उन्हें दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया दीवानी कार्य
दीवानी कार्य क्या होते हैं? राजस्व एकत्रित करने का अधिकार, यह कंपनी के पास था। द्वैध शासन का मतलब क्या है? दोहरा शासन। तो उन्होंने क्या किया? बंगाल के कार्यों को, बिहार के कार्यों को, उड़ीसा के कार्यों को दो भागों में बांट दिया। क्योंकि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, और इलाहाबाद की संधि के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिल गया था। दीवानी का मतलब क्या है? टैक्स इकट्ठा करने का अधिकार। यह किसके पास था? कंपनी को। दूसरा काम क्या था? निजामत। द्वैध शासन का मतलब है कि कार्यों को दो भागों में बांटा और दो लोग अलग अलग संभाल रहे हैं। एक काम था दीवानी काम और दूसरे काम थे निजामत काम। दीवानी काम का मतलब टैक्स इकट्ठा करना, और निजामत काम का मतलब प्रशासनिक अधिकार, देखरेख करना, जनता की देखरेख करना, प्रशासन की देखरेख करना। यह अधिकार किसके पास था? नवाब को। देखिए, द्वैध शासन का मतलब दोहरा शासन, और दोहरा शासन का मतलब एक काम कंपनी संभाल रही है और दूसरा काम नवाब संभाल रहा है। कंपनी कौन से काम करती है? दीवानी के काम, पैसे से संबंधित काम, क्योंकि कंपनी का उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। कुछ पूछना चाह रहा है कोई? ठीक। वही निजामत का काम मतलब होता है प्रशासनिक अधिकार, और ये किसके पास थे? नवाब के पास। देखिए, एक स्टेटमेंट कहा जाता है उत्तरदायित्व रहित अधिकार, अधिकार रहित उत्तरदायित्व। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास अधिकार थे लेकिन जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन जो नवाब था, जो निजामत कार्य करता था, उसके पास केवल अधिकार थे, मतलब अधिकार नहीं थे, केवल जिम्मेदारी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अधिकार थे, जिम्मेदारी नहीं थी। वहीं निजाम के पास, नवाब के पास उत्तरदायित्व था, जिम्मेदारी थी, लेकिन अधिकार नहीं थे। तो इस व्यवस्था को कहा जाता है बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था, जहां दो लोग कामों को संभाल रहे हैं। एक दीवानी कार्य जो कंपनी संभाल रही है, एक निजामत कार्य जो नवाब संभालता है। सारे अधिकार किसके पास है? कंपनी के पास। और सारी जिम्मेदारी किसके पास है? नवाब के पास। तो इतना हमने पढ़ा। दीवानी कार्य के लिए इतिहास के अंदर कुछ चीजों को याद रखिएगा। बंगाल में दीवानी कार्य कंपनी की तरफ से करते थे मोहम्मद रजा खान। बिहार में दीवानी कार्य कंपनी की तरफ से करते थे राजा सिताब राय, और उड़ीसा में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से दीवानी कार्य करते थे राय दुर्लभ। क्योंकि दीवानी कार्य का मतलब पैसा इकट्ठा करना। पैसा इकट्ठा करना किसका काम है? कंपनी का। लेकिन कंपनी खुद नहीं करती थी, करवाती थी भारतीयों से। बंगाल में मोहम्मद रजा खान, बिहार में राजा सिताब राय और उड़ीसा में राय दुर्लभ। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कुछ चीजें याद रखिए। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 तक, उसके बाद 1765 से लेकर 1767 तक बंगाल का गवर्नर रहा। यानी बक्सर का युद्ध जब हुआ तब बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव नहीं था। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, और प्लासी के युद्ध में गवर्नर हुआ करते थे रॉबर्ट क्लाइव। यानी प्लासी के युद्ध का मतलब, प्लासी का युद्ध जब समाप्त हुआ, अंग्रेजों की विजय हुई, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुश होकर रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की, और वो कब से कब तक चली? 1765 से 1772 तक। इन्होंने दो संधि की थी, पहली इलाहाबाद की प्रथम संधि और दूसरी इलाहाबाद की दूसरी संधि। पहली संधि में उन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिला था, और दूसरी अवध के नवाब के साथ थे। तो याद रखिए, बक्सर के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे, लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की दो संधि हुई, उस समय बंगाल के गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। इन्हें बंगाल का प्रथम गवर्नर भी कहा जाता है। देखिए, 1757 से 1760 तक रॉबर्ट क्लाइव ही थे। उसके बाद हॉलवेल आए 1760 में। हॉलवेल का नाम इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि इनके समय में एक घटना हुई थी जिसे शायद ब्लैक होल कहा जाता है, जहां पर एक बड़े सारे कुएं के अंदर अंग्रेजों को रखा था। उसके बाद वेंसीटार्ट आए, उसके बाद फिर रॉबर्ट क्लाइव आए,
फिर विरलेस्ट आए, फिर कार्टियर आए। ठीक, इनके बारे में कुछ चीजें हैं जो आप लोग इतिहास में पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग की। वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कहा जाता है। याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग के बारे में दो बातें, इन्हें बंगाल का अंतिम गवर्नर और दूसरी बात बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कहा जाता है। यह क्यों कहा जाता है, हम आगे पढ़ेंगे। इनके समय में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इन्होंने 1772 में कलकत्ता में रेवेन्यू बोर्ड का गठन किया। इन्होंने विलियम जोन्स की मदद की थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करने में। इन्होंने 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। इन्हीं के समय पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ। और लास्ट पॉइंट, वॉरेन हेस्टिंग एकमात्र गवर्नर जनरल हैं जिनके खिलाफ ब्रिटेन की संसद ने महाभियोग का मुकदमा चलाया था। हालांकि वो पारित नहीं हो पाया, लेकिन एकमात्र गवर्नर जनरल जिनके खिलाफ महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। चलो, अब हुई बात पूरी, पृष्ठभूमि हमने समझ ली है। अब हम आते हैं आज के मुख्य विषय पर, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो रहा 1773 से 1858 तक। इसके अंदर हमें कौन कौन से एक्ट पढ़ने हैं? सबसे पहले पढ़ना है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1813। उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 और आखिरी में पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1853। हालांकि बीच में और भी एक्ट आए, जैसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, इसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। उसके अलावा 1786 का एक्ट और 1793 का चार्टर एक्ट, इसे भी नहीं पढ़ेंगे। हम केवल कंपनी के शासन में 5 अधिनियमों को पढ़ेंगे: रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1833, 13, 33 और 53। ठीक, तो हम शुरू करते हैं अपना पहला एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इसको क्यों लाया गया, इस चीज को समझते हैं। देखिए, 1773 में क्या हो रहा था, कंपनी में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था। इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया था कि कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया घोषित होने वाली थी। दिवालिया घोषित होने का मतलब है कि कंपनी के पास पैसा बचा ही नहीं था, कंपनी लोन मांग रही थी। देखिए परिस्थिति, देखिए ईस्ट इंडिया की कंपनी के जो कर्मचारी थे वो तो अमीर हो रहे थे, लेकिन जो कंपनी थी वो गरीब हो रही थी। वॉरेन हेस्टिंग जब ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यभार संभालकर वापस ब्रिटेन गए तो उन्हें कहा जाता था नवाब साहब आ गए हैं, क्योंकि पैसा इतना था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वो बेचारी दिवालिया घोषित हो रही थी। दूसरा कारण, भारत के अंदर जो 3 प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल, बंबई और मद्रास, उनमें किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। बंगाल अपने काम में लगा है, बंबई अपने काम में, मद्रास अपने काम में। तो कंपनी में बढ़ता भ्रष्टाचार और उत्तरदायित्व की कमी के कारण ब्रिटेन की सरकार को एक कानून लाना पड़ा। उस कानून का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग का मतलब होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन पर रेगुलेट करना, नियंत्रण करना। देखिए वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की सरकार के हाथ में आती ही नहीं अगर ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार या दिवालियापन नहीं होता, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की मजबूरी थी कि उसे ब्रिटेन की सरकार से लोन मांगना पड़ा। और जब ब्रिटेन की सरकार से लोन मांगा तब ब्रिटेन की सरकार ने यह फैसला लिया कि अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करेंगे, नियंत्रित करेंगे। तो 1773 से रेगुलेट करना शुरू किया और 1853 तक किया, और 1858 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को ही समाप्त कर दिया। देखिए इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ ने एक कमेटी बनाई। देखिए
ईस्ट इंडिया कंपनी पर रेगुलेट किया जा रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं लॉर्ड नॉर्थ। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को चेक करने के लिए कमेटी बनाई, सीक्रेट कमेटी, और उस कमेटी ने सिफारिश की कि ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को अब रेगुलेट किया जाए, नियंत्रित किया जाए। तो परिणाम क्या आया? इस रेगुलेटिंग एक्ट का परिणाम क्या है? पहला, बंगाल का जो गवर्नर था अब उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब ये क्या पॉइंट है ये हम आगे समझेंगे, अभी केवल सिर्फ पॉइंट को समझो, एक एक पॉइंट को हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट, रेगुलेटिंग एक्ट का सबसे पहला प्रावधान, जो बंगाल का गवर्नर था अब उसे बंगाल का गवर्नर नहीं, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। याद कीजिए, वॉरेन हेस्टिंग में हमने पढ़ा था कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। दूसरा, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनी। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कलकत्ता में 1774 में। ठीक, अब एक एक पॉइंट को समझते हैं, फिर मैं आपको रेगुलेटिंग एक्ट के वे पॉइंट लिखवाऊंगा जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। देखिए, ये कलकत्ता है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट बना था और इस सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे एलिजा इम्पे। देखिए, यह है उस समय का नक्शा। बंगाल का अपना गवर्नर हुआ करता था, मद्रास का अपना गवर्नर हुआ करता था और बंबई का अपना गवर्नर हुआ करता था। ये 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी उस समय, बंगाल, मद्रास और बंबई। और इन तीनों के अपने अपने गवर्नर हुआ करते थे और ये तीनों एक दूसरे की सुनते नहीं थे। बंगाल का गवर्नर कहता मेरी मर्जी, मैं जो चाहे ये करूं। मद्रास वाला बोला मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूं। और बंबई का गवर्नर भी अपनी मर्जी चलाता था। क्यों चलाता था? क्योंकि इंग्लैंड के अंदर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, ये तीनों गवर्नर उसके प्रति उत्तरदायी होते थे। यानी बंगाल का गवर्नर किसके प्रति उत्तरदायी है? इंग्लैंड में बैठी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के प्रति। मद्रास का गवर्नर किसके प्रति उत्तरदायी है? इंग्लैंड में बैठे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के प्रति। बंबई का गवर्नर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तीनों एक दूसरे की बिल्कुल नहीं सुनते। तो भारत के अंदर ये तीनों गवर्नर अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, और जब तीनों गवर्नर अपनी मर्जी से युद्ध कर रहे हैं, अपनी मर्जी से संधियां कर रहे हैं, तो कंपनी को तो घाटा होगा। गवर्नर अमीर हो रहे हैं, कंपनी घाटे में जा रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी गवर्नर अमीर हो रहे हैं, नवाब बन रहे हैं, और कंपनी घाटे में जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि ये तीनों गवर्नर इंग्लैंड वालों की सुनते हैं, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो क्या किया गया? किया यह गया कि जो बंगाल का गवर्नर था अब उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और ये है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। मद्रास में गवर्नर है, बंबई में गवर्नर है, लेकिन बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर नहीं है, बंगाल का गवर्नर जनरल है। क्यों है? क्योंकि पहले क्या हो रहा था, बंगाल का गवर्नर अपनी मर्जी से कर रहा है, बंबई और मद्रास के गवर्नर अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। भारत के अंदर कोई तालमेल ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। और ये क्या कहा कि मद्रास का गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होगा, बंबई का गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होगा। इसका मतलब कि अगर मद्रास और बंबई के गवर्नर को कोई भी युद्ध करना है, कोई भी संधि करनी है, तो अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, वो बंगाल के गवर्नर जनरल यानी वॉरेन हेस्टिंग से परमिशन लेंगे। और बंगाल का गवर्नर जनरल भी अकेला फैसला नहीं करेगा, बंगाल के गवर्नर जनरल के नीचे 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद होगी, और जो फैसले लिए जाएंगे वो बहुमत से लिए जाएंगे। एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कि बंबई का गवर्नर कह रहा है कि मुझे मराठाओं के साथ युद्ध करना है,
पहले कर सकता था अपनी मर्जी से, लेकिन अब बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल से अनुमति लेनी होगी। तो बंबई का गवर्नर कहां पहुंचा? बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग के पास, कि जनाब युद्ध करना है, मंजूरी दे दो। तो बंगाल के गवर्नर जनरल ने कहा कि मैं अकेला फैसला नहीं कर सकता, मुझे अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से पूछना होगा, जिसमें 4 लोग हैं। तो 4 लोग ये और 5वां होगा गवर्नर जनरल। जो भी फैसला लिया जाएगा बहुमत से लिया जाएगा। बहुमत का मतलब कि 3 लोगों का समर्थन होना चाहिए गवर्नर जनरल को मिलाकर। अब ये 4 लोग कौन थे? एग्जाम के लिए कोई रेलेवेंट नहीं है। वॉरेन हेस्टिंग की कार्यकारी परिषद में 4 लोग थे, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और वाल्वे। इसमें केवल वार्वेल ही था जो वॉरेन हेस्टिंग का समर्थन करता था। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट जो कि कलकत्ता में बना 1774 में, जिसके पहले न्यायाधीश बने सर एलिजा इम्पे। उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य न्यायाधीश का नाम था चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइट। एग्जाम के लिए कोई भी रेलेवेंट नहीं है, केवल आप लोगों को बताने के लिए मैंने ये पॉइंट ऐड किया। ठीक, अब आप लोग अपनी नोटबुक निकालिए। अपनी नोटबुक में लिखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अपनी नोटबुक निकालिएगा और उसमें हेडिंग दीजिएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब मैं आपको वो चीजें लिखवा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए पॉलिटी के अंदर रेलेवेंट है। ठीक, इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। और हाइफन डाल के लिख दीजिएगा वॉरेन हेस्टिंग, ताकि याद रहे। एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। यह सवाल बार बार पूछा गया है। तो पहला पॉइंट लिखा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, और हेडिंग डाल के आपने लिख दिया वॉरेन हेस्टिंग। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। रेगुलेटिंग एक्ट में केवल यही 2 प्रावधान याद रखने। आप लक्ष्मीकांत पढ़ें, आप डीडी बासु पढ़ें, कोई भी किताब पढ़ें, आपको 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट मिल जाएंगे। मैं आपको केवल वही पॉइंट लिखवा रहा हूं जहां से सवाल बनता है। अगर आप पुराने सवालों को भी देखेंगे तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जब भी सवाल आता है, या तो वो सुप्रीम कोर्ट पर आता है या फिर बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल पर आता है। सावन पूछ रहे हैं कि पीडीएफ फाइल नहीं मिलेगी। पीडीएफ मिलेगा, लेकिन वो एक साथ मिलेगा। मतलब मान के चलिए कि 3-4 दिन में आपको पूरा पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा। ठीक, तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके अंदर 2 पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। क्यों बनाया गया? ताकि भारत के अंदर एक अच्छी तालमेल बनाया जाए, क्योंकि पहले बंबई, मद्रास और बंगाल अपनी मर्जी से काम कर रहे थे, अब उनका नियंत्रण रखा गया। और दूसरा, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जो कि 1774 में हुई थी, और इसके पहले न्यायाधीश बने थे सर एलिजा इम्पे।
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, आपके मन में अगर कोई भी डाउट आ रहा हो तो प्लीज उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आखिरी में मैं आप लोगों से पूछूंगा, अगर आपको कोई भी डाउट है तब आप लोग मुझसे आराम से सवाल पूछेगा, बस नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखिए, 1781 के अंदर, 1781 नहीं, 1783 के अंदर, 1783 के अंदर एक बिल आया था, ईस्ट इंडिया बिल। 1783 के अंदर एक बिल आया था, एक विधेयक पेश किया गया था ब्रिटेन की संसद में, उसे कहा जाता था ईस्ट इंडिया बिल। और यह बिल पेश किया था फॉक्स ने। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। 1783 के अंदर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, और उन्हीं की पार्टी के एक व्यक्ति थे फॉक्स। उन्होंने ब्रिटेन की संसद के अंदर एक बिल पेश किया, ईस्ट इंडिया बिल। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि पहली बार ब्रिटेन की संसद में सरकार गिर गई। पहली बार ब्रिटेन की सरकार गिर गई, और वो भी किस मुद्दे पर? भारत के मुद्दे पर। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। भारत के मुद्दे पर ब्रिटेन में सरकार गिर गई, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया बिल पास नहीं हो पाया। किसने पेश किया था? फॉक्स ने। प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। और सरकार किसकी थी? फॉक्स और नॉर्थ, गठबंधन था फॉक्स और नॉर्थ का। बिल पारित नहीं हो पाया, भारत का मुद्दा था, और पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के मुद्दे पर ब्रिटेन में सरकार गिर गई। नए प्रधानमंत्री बनकर आए लॉर्ड पिट्स या विलियम पिट्स। कब बनकर आए? 1784 में। कौन बनकर आए? ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट्स, और उन्होंने पेश किया पिट्स इंडिया एक्ट। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के नाम से ही, विलियम पिट्स के नाम से ही इसका नाम पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इसमें था क्या? सबसे पहला प्रावधान जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता, कंपनी के कार्यों में द्वैध शासन की व्यवस्था। याद कीजिए, द्वैध शासन, दोहरा शासन, दो लोगों का शासन। और दोहरे शासन, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? लियोनिड कार्टिस। उनकी किताब डायरकी। वो पहले जो चीजें मैंने आप लोगों को समझाई, इसीलिए समझाई ताकि जब आप लोग अधिनियम पढ़ें तब किसी प्रकार की दुविधा ना हो। वापस रिपीट कर रहा हूं, वो था बंगाल में द्वैध शासन। बंगाल में द्वैध शासन किसने शुरू किया? लॉर्ड क्लाइव ने। समाप्त किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक, यहां पर बात हो रही है कंपनी में कार्यों में द्वैध शासन। वो क्या था? पहली बार कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया, व्यापारिक कार्य, राजनीतिक कार्य। याद कीजिए कि कंपनी क्या करने आई थी? भारत में व्यापार करने। लेकिन कंपनी की इच्छाएं बढ़ी, कंपनी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी, और उन्होंने क्या करना शुरू किया? भारत पर अधिकार जमाना शुरू किया। तो कंपनी के दो तरह के काम हो गए थे, एक व्यापारिक कार्य और दूसरे राजनीतिक कार्य। राजनीतिक कार्य का मतलब युद्ध करना, संधि करना, समझौते करना। तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया? कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांट दिया। व्यापारिक कार्य जो कोड ऑफ डायरेक्टर संभालेगा। याद कीजिए, पहले मैंने समझाया था, कंपनी के अंदर बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर अपने में से COP, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स को चुनते हैं। फिर कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स अपने में से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को चुनते हैं, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कहा जाता है संचालक मंडल, जो कि असली कंपनी के मालिक हैं। ये क्या करेंगे? व्यापारिक कार्य। लेकिन कंपनी के राजनीतिक कार्यों को करने के लिए एक नई संस्था बनाई गई, जिसे कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या कहा गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो कंपनी में कार्यों में द्वैध शासन व्यवस्था, यानी कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांटा, व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य। व्यापारिक कार्य कौन करेगा? कंपनी। कंपनी का मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर।
और युद्ध, संधि, समझौते, राजनीतिक कार्य कौन करेगा? एक नई संस्था बनी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखिए, कंपनी में द्वैध शासन व्यवस्था शुरू हुई 1784 में, समाप्त कब हुई? 1858 में। दो चीजें याद रखिए, बंगाल में द्वैध शासन कब शुरू हुआ? 1765। समाप्त कब हुआ? 1772। बंगाल में द्वैध शासन शुरू हुआ 1765, समाप्त हुआ 1772। कंपनी के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर द्वैध शासन कब शुरू हुआ? 1784। समाप्त कब हुआ? 1858। ये याद रखिएगा। और द्वैध शासन का मतलब दो लोग शासन देख रहे हैं। व्यापारिक कार्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखते हैं, राजनीतिक कार्यों को करने के लिए एक नई संस्था बनाई गई जिसे कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 लोग होते थे। एक हुआ करता था चांसलर ऑफ एक्सचेकर यानी वित्त मंत्री। दूसरा हुआ करता था राज्य सचिव यानी ब्रिटेन की सरकार का एक सेक्रेटरी। और 4 मेंबर होते थे प्रीवी काउंसिल के। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कितने लोगों से मिलकर बना था? 6। एक वित्त मंत्री, एक सचिव और 4 लोग होते थे प्रीवी काउंसिल। अब आप लोग पूछेंगे प्रीवी काउंसिल क्या है? तो ब्रिटेन की महारानी को सहायता या परामर्श देने के लिए एक संस्था होती थी, उसे कहा जाता था प्रीवी काउंसिल। ठीक, संक्षिप्त में मैंने आप लोगों को बताया। ठीक, आप अपनी नोटबुक में हेडिंग बनाइएगा। अपनी नोटबुक में हेडिंग बनाइएगा पिट्स इंडिया एक्ट। अपनी नोटबुक में हेडिंग बनाइएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए, क्या होता है कि हम इतिहास को, पॉलिटी को कितना भी पढ़ लें, सिलेबस कभी खत्म नहीं होता, बहुत बड़ा है। लेकिन स्मार्ट स्टडी कहती है कि हम वो पढ़ें जो एग्जाम में आता है, जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। हर अधिनियम में 50-50, 100-100 धाराएं थी, लेकिन क्या सभी 100 की 100 धाराएं एग्जाम के लिए रेलेवेंट होती हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। हमेशा वही प्रावधान रेलेवेंट होते हैं जिनका कहीं ना कहीं हमारे संविधान में या उस समय ज्यादा प्रभाव था। ठीक, इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। अच्छा, चलो एक सवाल पूछता हूं, किससे पूछा जाए? सावन पटेल। जी जी सर। मुझे बताओ कि जब पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? पिट्स इंडिया एक्ट जब पारित हुआ उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? सर नहीं पता है। ठीक, हालांकि ये चीज मैंने थोड़ी समय पहले ही बताई है। जब मैंने वॉरेन हेस्टिंग के कुछ पॉइंट बताए थे, तब मैंने बताया था कि वॉरेन हेस्टिंग के समय ही रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ और वॉरेन हेस्टिंग के समय ही पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। अंतर है, रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करते थे लॉर्ड नॉर्थ, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करते थे विलियम पिट्स। लेकिन दोनों अधिनियम के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ही था। अगर आप चीजों को जोड़ के पढ़ेंगे ना, इंटर रिलेट कर कर, तब चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक, वापस आते हैं।
आपने लिखा कि इस अधिनियम के द्वारा कंपनी में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। दूसरा पॉइंट लिखेगा, कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांटा गया। कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांटा गया। व्यापारिक कार्य, कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांटा गया। व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य। कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांटा गया, व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य। तीसरा और आखिरी पॉइंट लिखिएगा, राजनीतिक कार्यों को करने के लिए एक नई संस्था, राजनीतिक कार्यों को करने के लिए एक नई संस्था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। राजनीतिक कार्यों को करने के लिए एक नई संस्था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पे अंडरलाइन कर दीजिएगा, यानी 1784 पे अगर सवाल आया तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर जरूर आएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक, तो आज हम ज्यादा पढ़ नहीं पाए क्योंकि पुराना समझने में या फिर उसकी पृष्ठभूमि, बेसिक बातों को समझने में हमने थोड़ा ज्यादा समय लिया। कल से थोड़ा सा हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हुए, लिखते हुए चलेंगे। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक थी। आप में से जिन भी विद्यार्थियों के कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और जिनका डाउट नहीं है वो लोग आराम से आराम कीजिए। सर अभिलेख न्यायालय क्या होता था सर? क्या? अभिलेख न्यायालय। ठीक, अभिलेख। ठीक। हालांकि ये मैं जब प्रॉपर तरीके से पढ़ाता था, प्रॉपर तरीके का मतलब जब आपके सिलेबस के अंदर प्रॉपर तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 तक लिखा गया था, तब मैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में और चीजें भी बताता था। जैसे कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बना उसे कहा जाता था अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय को कहा जाता है इंग्लिश में रिकॉर्ड कोर्ट। अभिलेख न्यायालय को कहा जाता है रिकॉर्ड कोर्ट। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसले दिए जाएंगे उन्हें रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो छोटी अदालतें आएंगी उन्हें उसी के अनुसार काम करना होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए कोई फैसला दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो कोर्ट आती हैं, ग्रामीण, नगरीय, उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ही काम करना होगा। उसी को कहा जाता था अभिलेख न्यायालय, रिकॉर्ड कोर्ट। हाँ अंकित, कुछ पूछना चाह रहे हो? अंकित चौबे, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। देखिए 1781 के अंदर एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंदर सबसे बड़ा प्रावधान यह किया गया था कि गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्यीय कार्य परिषद, याद कीजिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई। रेगुलेटिंग एक्ट में यह कहा गया था कि गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आती है, लेकिन एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कहा गया कि गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर है। जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति के खिलाफ उसके पद पर रहते हुए न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकती, ऐसा ही प्रावधान बंगाल के गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद के लिए किया गया था 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट है ना? हाँ जी, ठीक ठीक सर। उसके बाद 1783 में आया ईस्ट इंडिया बिल, जो पारित नहीं हो पाया।
और सरकार गिर गई भारत के मुद्दे पर। फिर 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट। तो सर एक ये हुआ था 1784 में कि गवर्नर जनरल की जो प्रशासक परिषद थी उसको सदस्य 4 थे। हाँ, तो उसको फिर 3 कर दिया गया। उस बात तो हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। अच्छा। 1784 में क्या हुआ था कि पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में जो 4 सदस्य होते थे उसको 3 कर दिया गया। फिर आगे जाकर आप 1833 में पढ़ेंगे, फिर 4 हो गए, उससे फर्क नहीं पड़ता। सर मेरा क्वेश्चन ये था हाँ जी। कि जो आपने दीवानी और जो निजामत न्यायालय पढ़वाए हैं, तो ये फौजदारी होता था क्या निजामत? नहीं इसके नहीं अंदर नहीं, वो न्यायालय नहीं है। वो बंगाल के अंदर 2 तरह के काम होते थे। एक को कहा जाता था दीवानी काम। दीवानी न्यायालय नहीं है, वो अलग चीज होती है। दीवानी मामले और फौजदारी मामले। दीवानी मामले का मतलब दीवानी न्यायालयों में जो सुने जाते हैं। फौजदारी मामले जो कि फौजदारी कोर्ट में सुने जाते हैं, वो नहीं है। बंगाल के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया। दीवानी कार्य का मतलब टैक्स इकट्ठा करने से संबंधित मामले, और निजामत मामलों का मतलब प्रशासनिक देखरेख कि जनता के लिए क्या करना है, वो कार्य है, न्यायालय नहीं है। थैंक यू सर। सर एक और डाउट था। हाँ अंकित। सर ये जो कंपनी में द्वैत शासन हुआ था, ठीक है, हाँ जी। और एक आगे चल के बाद में होता 1919 में प्रांत में। हाँ हाँ। तो सर जो प्रांत में होता उसका जनक तो लियोनेस कार्टेस था ना? नहीं नहीं, अगर आपसे बोला जाता है कि द्वैत शासन का जनक कौन है, तब लियोनिस कार्टेस। 1919 या फिर कंपनी में द्वैत शासन, उसका जनक लियोनिस कार्टेस को नहीं माना जाता, याद रखिए। अच्छा। द्वैत शासन का जनक लियोनिस कार्टेस को माना जाता है। उनकी किताब डायरार्की। कंपनी के अंदर लागू हुआ वो बात अलग है, प्रांतों में लागू हुआ वो बात अलग है, और जगह भी लागू हुआ। अच्छा, ओके सर। सर हाँ जी प्रिंस। सर कहीं कहीं राजनीति लिखा रहता है, कहीं राजनैतिक लिखा रहता है, सर इसका अंतर क्या है इसमें? देखो, पॉलिटी और पॉलिटिकल में क्या अंतर है उसको अभी रहने दो। आप लोग मुझसे अलग से पूछ लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अंतर हैं जो कि मतलब समझने के लिए अच्छी बातें हैं, लेकिन एग्जाम के लिए उतना रेलेवेंट नहीं है। ओके सर। हाँ, क्योंकि उसमें भी 10-15 मिनट तो मैं खा जाऊंगा आप लोगों के। ठीक, तो हम लोग मिलते हैं कल इसी टाइम। हाँ, कुछ पूछना चाह रहे हो श्याम? हाँ सर, वो 1-2 डाउट रहता है। ये हाँ सर जो बताओ। गवर्नर होता है, हाँ, इसको ब्रिटिश सरकार नियुक्त करती थी या कंपनी? जो गवर्नर होते थे उसे 1773 से पहले केवल कंपनी नियुक्त करती थी, लेकिन 1773 के बाद ब्रिटेन का सम्राट नियुक्त करता था कंपनी की एडवाइस से। जैसे आप कहते हैं कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से। उसी प्रकार गवर्नर की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट करता था कंपनी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सलाह से। लेकिन जब कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा तब केवल महारानी करेंगे। और सर जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था, ये भी लंदन में ही रहता था? बिल्कुल, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 के 6 लोग लंदन में रहते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो हेड होता था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, यानी ब्रिटेन का एक मंत्री होता था। कुल मिलाकर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब है ब्रिटेन की संसद का कंट्रोल। मतलब भारत में केवल गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद यही है। हाँ जब बिल्कुल। इनको व्यापार का काम करना होगा तो ये बोर्ड ऑफ वो डायरेक्टर से पूछ लेंगे, और जब ये युद्ध वगैरह कुछ करना होगा तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से पूछेंगे। बिल्कुल सही बात। ठीक है, ये क्या सर क्लियर नहीं हुआ था अभी तक मुझको अभी। ठीक है। अब आ जाना। सर मयंक, सर ये बोल रहा था सर, जो वॉरेन हेस्टिंग है उस पर महाभियोग की जो प्रक्रिया चली थी, तो क्या पारित हुआ था कि नहीं उसके नहीं, ऊपर? मैंने अभी बताया था ना कि वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया ब्रिटिश संसद में शुरू हुई, लेकिन वो पारित हो ही नहीं पाया। आज तक किसी के खिलाफ नहीं, एक ही के खिलाफ लगा था वॉरेन हेस्टिंग, और वो पारित नहीं हो पाया। नवाब साहब थे, उनकी जेब में बहुत पैसा था, खूब पैसा खिलाया था उन्होंने।
ओके सर। ठीक, तो इजाजत चाहूंगा आप लोगों से। गुड नाइट।